ठीक है। हाय एवरीबॉडी, आज फिर से एक नए वीडियो के साथ, वीडियो संख्या 13, सक्षमता परीक्षा पूर्व रिवीजन क्लास कक्षा 1 से लेकर 8 तक। वीडियो संख्या 13 में कक्षा चतुर्थ का हिंदी यानी कॉम्पल पार्ट 8 से प्रारंभ। अब तक चतुर्थ में वीडियो संख्या 11, वीडियो संख्या 12 में पाठ 8 तक हम आ चुके हैं, 7 तक आ चुके हैं। आज इस वीडियो में 8 से 14-15 तक जाने का प्रयास हम करेंगे। तो आइए तेजी से हम चले पाठ पर, लेकिन इससे पहले, आगे बढ़ने से पहले, अगर अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना आपका मेरा उत्साहवर्धन होता है, क्योंकि जो व्यू आता है उस हिसाब से सब्सक्राइब नहीं हो पा रहा है। वीडियो देखकर बिना सब्सक्राइब किए आगे बढ़ जा रहे हैं। आपकी मर्जी, लेकिन फिर से आग्रह करेंगे प्लीज सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें, ताकि त्वरित रूप से वीडियो आप तक भी आए और अन्य के पास भी पहुंच पाए। चलते हैं आगे पाठ संख्या 8 में। 8 में सुनीता की पहिया कुर्सी। सुनीता की पहिया कुर्सी, पहिया कुर्सी मतलब कि व्हील चेयर, जो विकलांग है उनके बारे में चर्चा हुई। तो इनमें एक पात्र है सुनीता। सुनीता जो है वो विकलांग है और चूंकि विकलांग व्यक्ति कम इधर उधर मतलब घूमने के लिए निकल पाते हैं, और जब भी घूमने का मौका मिलता है तो मन में उत्साह जगती है। हालांकि ये अपना दिनचर्या का काम अपने से कर लेते हैं, लेकिन पैर में परेशानी थी तो पैर पकड़ के उठाना पड़ता था, बिठाना पड़ता था। खुद से पैर को इधर उधर करके व्हील चेयर पर खुद पे आ जाते थे और चला लेते थे। तो इनको उत्साह हुई थी सुनीता को। सुनीता जो है कि सुबह सोकर जगी, कुछ देर के बाद बिस्तर पर बैठी थी। वह सोच रहे थे कि आज बाजार जाना है, मार्केट में जाएंगे और कुछ सामान चीनी वगैरह लाना है, इसी उत्साह में थी। तो यहाँ पे देखिए, ये दिखाने का प्रयास कर रहा है कि उसने अपनी टांगों को हाथ से पकड़कर खींचा और पलंग के नीचे लटकाया। मतलब ये मोटे तौर पे यही कहे कि वो विकलांग थी, लेकिन खुद से अपने आप को मेंटेनेंस कर लेती थी। इसकी माँ थी। तो ये जो है मार्केट जाने के लिए काफी उत्साहित थी। तो 8 बजे ही नहा धो के तैयार हो गई, नाश्ता कर ली और माँ को बोली कि नाश्ता के वक्त थोड़ा अचार अलमारी में है 2, तो माँ बोली कि ले लो थोड़ा सा। तो वो खुद से थोड़ा सा इधर उधर करके ले ली, झोला ली, मार्केट गई। मार्केट में दुकान के पास, अच्छा, मार्केट जब निकल गई थी तो हर जगह देख रहे थे कि बच्चे सड़क पर खेल रहे हैं। छुट्टी का दिन था, बच्चे खेल रहे हैं। इनको बहुत अच्छा लगता था कि खुद खेल नहीं पाती थी, लेकिन जब बच्चा खेल रहा हो तो एक अंदर में फूटता है, मन में उत्साह जगता है कि हम भी खेलें, या छोटा छोटा बच्चा खेल रहा था तो अच्छा लग रहा था। तो ये, और इसको ये जो मार्केट जा रही थी तो कई व्यक्ति इन पर नजर देके विशेष नजर से देख रहे थे कि व्हील चेयर, एक्चुअली व्हील चेयर पर जो चल रही थी, व्हील चेयर को ही उसका क्या स्थिति है चलने का, चलाने का, यही स्टाइल को देखकर सभी इसकी ओर आकर्षित हो रहे थे। इनको भी अच्छा, बड़ा अजीब लग रहा था कि सभी को हम ही को टुकुर टुकुर क्यों देख रहा है। यह एक दुकान के पास गई। दुकान के पास जाने के बाद एक प्रॉब्लम आया कि दुकान पे ऊपर चढ़ाना है ट्राइसाइकिल को, व्हील चेयर को, वो प्रॉब्लम हुआ। अब पीछे से धक्का लगाने की जरूरत थी। तो इन्होंने एक छोटे से बच्चे को आवाज दिया कि छोटू आओ इधर जरा सा। तो वो बच्चा आया सामने और बोला कि थोड़ा मुस्कुराया और बोला कि देखो मेरा नाम छोटू नहीं अमित है, मेरा नाम अमित है। तो अमित ने अमित को कहा कि जरा सा प्लीज। तो बच्चा समझ गया और उसको दुकान के अंदर प्रवेश करा दिया। बड़ा अच्छा, दोनों में हंस के स्वागत किया, अच्छा लगा, बच्चों को धन्यवाद कहा। वहीं पे दुकानदार से इन्होंने 1 किलो चीनी मांगी। दुकानदार मुस्कुरा के थैली पकड़ाने के लिए उसके हाथ तक नहीं, उसके गोद में जाके रख दिया, ताकि, क्योंकि दुकानदार देखिए वो अलग सेंसिटिव थे कि विकलांग है तो इनको दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लेकिन सुनीता को गुस्सा, थोड़ा मन में ये आ गया कि हम विकलांग हैं, हमको हाथ में नहीं थैली पकड़ाएगा। इच्छा था कि हमें भी सामान्य जिंदगी जीने का, तो ये होता है। तो वो थैली ले, वो बोली कि मैं भी दूसरों की तरह
मैं भी दूसरों की तरह खुद से अपना आप सामान ले सकती हूँ। हालांकि दुकानदार को अच्छा नहीं लगा, उसके बावजूद भी सुनीता सामान लेकर वापस आ गई। और तो अमित ने भी कहा कि शायद तुम्हारी पहिया कुर्सी के कारण ही ऐसा व्यवहार करते हैं, और इसमें भले ऐसी कोई खास बात नहीं, जो भी है वो सामान लेके वापस आई। तो इस कहानी का सारांश ये है कि सुनीता व्हील चेयर पे चलती थी, विकलांग थी, तो मार्केट जाने के नाम पे उत्साहित हो गई थी। कुछ सामान लाना था तो खुद ही गई, माँ को बोले कि हम ही जाते हैं, और लेके आई। वहाँ एक अमित नाम का बच्चा उसे हेल्प किया। दुकानदार थोड़ा सा ज़्यादा ये हो गया कि सेंसिटिव, की सामान इसे हाथ में पकड़ेंगे गिर जाएगा, जिसके गोद में दे दें, तो वो बोले कि नहीं, हम भी सामान खुद से हाथ से ले सकते हैं। तो ठीक है, ये होता है। तो कहानी में बस इतना ही है। मोटे तौर पे ये कहने का तात्पर्य है कि जो भी विकलांग है उनके साथ व्यवहार अच्छा होना चाहिए, पर उनके दिल पर ठेस ना लगे, यह ख्याल रखा जाना चाहिए। तो अब चले अभ्यास में। कहानी में से कहता है कि सुनीता सुबह खुश क्यों थी, तो वो मार्केट जाना चाह रही थी। माँ ने सुनीता को बाजार से क्या लाने को कहा, तो चीनी लाने को कहा। सुनीता को दुकानदार की कौन सी बात बुरी लगी? चीनी जो हाथ में देना चाहिए था वो गोद में दे दिया, इसीलिए उसको बुरा लग गया। सुनीता को सब लोग गौर से क्यों देख रहे थे? और ट्राईसाइकिल चूंकि नया था इसीलिए। बाकी चीज, अमित को सब छोटू छोटू कहकर क्यों चिढ़ा रहे थे? सबको छोटू कहता था। अक्सर दुकान में देखते हैं कि नाम मटरू, छोटू, अलग अलग नाम दे देते हैं। बाकी इसमें सक्षमता के हिसाब लिहाज से चले तो देखते हैं, बताएं इन्हें किन चीजों में मजा आता है। अब मधुमक्खी को रस पीने में, रसपान में मजा आता है। ये रसपान में। चिड़िया को ऊंची उड़ान के में मजा आता है। मछली को तैरना अच्छा लगता है, इसमें मजा आता है। चींटी को भी कतारबद्ध चलना, वह भोजन जमा करना, कतार में एक साथ धोके लेके चला जाता है, यही है। अब आगे बाकी अब नहीं है ज्यादा कुछ इसमें। सक्षमता के दृष्टिकोण से, बच्चों के दृष्टिकोण से तो काफी है। पाठ में से 3-3 शब्द छांट कर लिखिए। अब उसमें संज्ञा जो है, संज्ञा हम जानते हैं कि किसी नाम, व्यक्ति, स्थान के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो सर्वनाम, क्रिया, विशेषण इस कहानी में जो है वो देख लेंगे। और संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया, विशेषण ये वगैरह व्याकरण पोर्शन में जब आएंगे तो डिटेल हम वहां पे चर्चा कर लेंगे। अब दिए गए उदाहरण की तरह लिखिए, सिंपल सी बात है। माता पिता, काका काकी, सुनार सुनारनी, चाचा चाची, लुहार लुहारिन, मामा मम्मी, लेखक लेखिका, लड़का लड़की, गायिका गायिका। ओके, अब इसमें हाँ यहां पे कुछ है। एक्चुअली ये टाइप करने में थोड़ा प्रॉब्लम आ गया था, इसको हम लोग शुरू कर लें। ये एक्चुअली यहाँ पे बीच में अलग है, ये और ये वर्ड अलग है। तो बांस हम लोग कहते हैं, जो बांस जो घास है, बांस को घास बोलते हैं हम लोग। तो बांस वो हो गया जो घास हो। बांस, बांस मतलब निवास भी हम लोग कह देते हैं। कांटा, कांटा मतलब जो चुभे, बबुल का कांटा, गुलाब का कांटा, वो हुआ, ये सब कहा गया। जबकि ये कांटा मतलब काट देना, काटना, ये हो गया। सांस, सांस मतलब हुआ और सास, ये सास पुतहु वाला हाल, सास पतहु यानी पति की माँ, ये हो गया पति की माँ। अब आगे चले।
दिए गए शब्द को पूरा कीजिए। जंगल में बांस के पेड़ थे। जंगल में बांस के पेड़। सुनीता के पैर में कांटा चुभ गया। कांटा नहीं, कांटा। सारे हाथी कहां चले गए? मधु की सांस फूलने लगी। सांस। माँ ने कहा आज बारिश आएगी। ये अब चले एक अनेक देख लें। इसमें ठीक है, इसमें अब ज्यादा कुछ नहीं मिल रहा है। हाँ, दिए गए चीजों में नीचे दी गई चीजों को आप कैसे नापेंगे, मिलान करें। तो कपड़ा मीटर से किलोग्राम वजन, यही है। ठीक है, दूध लीटर से मीटर कपड़ा, यही सब है। आगे सक्षमता के दृष्टिकोण से अब नहीं। अब चले पाठ नंबर 9। पाठ नंबर 9 में हमारा आहार। हमारा आहार कैसा हो? हमारा आहार जो है यानी भोजन के लिए वो कैसा हो? जो पौष्टिक हो, स्वादिष्ट हो, सुपाच्य हो। 3 बातों का ख्याल रखते हैं जब भोजन करते हैं। तो वो पौष्टिक होनी चाहिए, स्वादिष्ट होनी चाहिए और सुपाच्य। स्वादिष्ट का कोई हालांकि कोई खास बात नहीं है। पौष्टिक और सुपाच्य जो पचने लायक हो। तो कविता है, इसमें चले कि कैसा हो अपना आहार, आओ मिलकर करें विचार। चावल दाल और सब्जी खाओ, तन में चुस्ती फुर्ती लाओ। केवल आलू तुम मत लाना, भिंडी परवल नेनुआ भी खाना। दूध दही तुम छक कर खाओ, फल फूलों के बाग लगाओ। आम अमरूद पपीता खाओ, केला बेल भी घर ले आओ। खरबूज तरबूज ककड़ी खीरा, गर्मी की हरकत है पीरा। खूब करो पानी का व्यवहार, इसकी महिमा अपरंपार। भोजन में हो खूब सलाद, इसका है अपना अंदाज। मूली टमाटर गाजर खाना, पालक को भी भूल न जाना। भूजा सत्तू नियमित खाए, वैद हाकिम घर न आए। पेट से ज्यादा जब कोई खाए, खाकर वह पीछे पछताए। ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ। जब खाते हैं ढंग से खाना, व्याधि हो ना मिले बहाना। इसलिए कहता हूं यार, आओ मिलकर करें विचार। ऐसा हो अपना आहार, खाकर हम ना पड़े बीमार। भोजन पौष्टिक हो। पौष्टिक भोजन मतलब आप चावल दाल सब्जी, हरा पत्ता भी, साग सब्जी हरा उसमें ज्यादा हो, सलाद की मात्रा हो, दूध हो, नॉनवेज अगर है तो वह भी हो। और हाँ, भूजा हम लोग इस्तेमाल करें तो वैद यानी भूजा खाते हैं तो एक तो दांतों का कसरत होता है, उसके बाद पेट में जो भोजन पाचन प्रक्रिया होती है। हम लोग चलेंगे वर्ग 7 में साइंस में, तो मुख से लेकर भोजन अंदर जाने से बाहर निकलने तक पूरे प्रक्रिया को हम लोग देखेंगे। तो सॉरी, तो भोजन स्वादिष्ट पौष्टिक होनी चाहिए और सुपाच्य होनी चाहिए, जो पच जाए। और हम लोग हैं जीभ का लुत्फ होता है तो स्वादिष्ट भी ढूंढते हैं, हालांकि उतना जोर नहीं देना चाहिए। पौष्टिक और सुपाच्य होनी चाहिए। हाँ, भोजन मिल गया, ढेर सारा स्वाद अच्छा है, पकड़ के इतना न टांग ले कि खाने के बाद उसके बाद हम बिछावन पर गए, घुलट पुलट रहे, आई 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 कर रहे हैं, ओ हो आ हा कर रहे हैं, ले देखे नहीं सफर है तो उल्टी कर रहे हैं जाके। तो भाई खाए उतना जो शरीर को भाए, दम भर यहाँ तक पहुंचा मत दे। तो यही बात ये मूलतः कह रहा है। चलो इसमें प्रश्न की ओर देखते हैं, क्या प्रश्न। कुछ शब्दार्थ हैं
आहार, आहार खाना, पूर्ति, तेजी, अपरंपार मतलब काफी बहुत, व्याधि मतलब रोग। अब चले प्रश्न की ओर कि आहार का क्या अर्थ है। आहार मतलब भोजन, वह भोजन जो हमारे शरीर को भाए, पौष्टिक हो और सुपाच्य हो। आज आप क्या क्या खाएं, चले आगे, इससे कोई खास बात नहीं है। इसके दृष्टिकोण से अगर प्रश्न खोजें आहार कैसा होना चाहिए, तो आहार पौष्टिक, पौष्टिक, सुपाच्य, इतनी होनी चाहिए। स्वादिष्ट हम लोग ना लिखते हैं, मन में रहता है कविता में किन किन सब्जियों को खाने की बात कह रही है। तो हरी सब्जियां होनी चाहिए, सलाद होनी चाहिए, हरे पत्ते वाले होने चाहिए साग, ताजा खाना हरदम खाओ, नहीं बहाना कभी बनाओ, भोजन ताजा होनी चाहिए। अब 2-4 घंटा है चलेगा, 5 घंटा चलेगा। अगर ज़्यादा लेट है तो टेम्परेचर के हिसाब से, मौसम क्या कर रहा है, ठंडे समय में थोड़ा ज़्यादा चलता है लेकिन गर्मी के मौसम में नहीं चलता, वो इन्फेक्टेड हो जाता है। भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? हाँ, भोजन हमारे लिए क्यों आवश्यक है? क्योंकि शरीर को ऊर्जा की पूर्ति करना है और ऊर्जा से ही कोशिका का टूट फूट और विकास, टूट फूट, मरम्मत और विकास होता है। ऊर्जा जरूरी है शरीर को, इसीलिए भोजन जरूरी है। बाकी चले, अब ज़्यादा इसमें नहीं है। समान अर्थ वाले शब्द मिलाएं। आहार मतलब भोजन, हकीम मतलब वैद्य, सब्जी जो लोग खाते हैं हमेशा सदैव, व्यवहार, चले आगे। ज़्यादा कुछ अब सक्षमता के दृष्टिकोण से ढूंढ रहे हैं, देखते हैं कुछ मिल जाए। किन किन चीज़ों में किन किन चीज़ों को बनाने में आलू का प्रयोग होता है? तो भाई आलू के बगैर कोई सब्जी बनता ही नहीं है। एक साधारण बात है कि आलू किस किस सब्जी में पड़ता है, सब में लगभग। सलाद बनाने का किन किन चीज़ों का प्रयोग होता है? प्याज, खीरा, और भी चीज़ें हैं अपने सुविधा अनुसार। हाँ, एक सवाल है यहाँ पे, मध्याह्न भोजन में आप क्या क्या खाते हैं? ये सवाल को इग्नोर आप नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पहला सवाल ये कि मध्याह्न भोजन विद्यालय में क्यों चलाया जाता है? इसलिए कि इसको सुन लिया जाए और बेहतर ढंग से। बच्चे कुपोषण के शिकार होते हैं और बिहार में ज्यादा। कुपोषण के शिकार 2 जगह हैं, एक पंजाब में, एक बिहार में। पंजाब में खा खा के पौष्टिक आहार इतने ज्यादा हो जाते हैं कि शरीर मोटापा का शिकार हो जाते हैं, और वह भी बीमारी का घर, कुपोषण में वो भी आ जाते हैं। और बिहार में खाने की कमी के कारण से उतने पौष्टिक आहार नहीं मिलता है, तो खाना पौष्टिक भोजन नहीं मिलने के कारण से शरीर कुपोषित हो जाता है, पतला दुबला, और पूर्ण विकास नहीं हो पाता है। तो दोनों कंडीशन में तो दोनों का उपाय करना होगा। तो बिहार में यानी एमडीएम जो विद्यालय में चलाया जाता है, तो मेन फोकस ये होता है सरकार का कि बच्चे का जो कुपोषित या विकास, शरीर विकास करने का जो वक्त है वो विद्यालय के समय का ही है। यानी 0 से 14 साल के, 6 साल से 14 साल के बीच का जो है, अब तो 6 से नीचे भी आंगनबाड़ी चले, तो इतने बीच में विकास फास्ट होता है शरीर का, और उस समय पौष्टिक आहार चाहिए। और हम लोग का एरिया थोड़ा गरीब एरिया होता है, तो पौष्टिक आहार मिल नहीं पाता है, इसलिए सरकार मेनू बना के भोजन देती है। और यहाँ तक कि प्रत्येक बुधवार को आयरन का टेबलेट खिलाया जाता है, और भी दवाइयां हैं समय समय पर विद्यालय में दिया जाता है। तो पौष्टिक आहार कैसा है, एमडीएम चलाने का ये मेन मकसद है, मध्याह्न भोजन। तो एक बार इसको आए मीनू को झांकते हैं कि क्या मीनू है। एक बार सभी शिक्षकगण निश्चित रूप से इस मीनू को जान रहे होंगे, लेकिन आइए हम एक बार इस मीनू को देख लें। दिख रहा है क्या? इस मीनू को एक बार
मध्याह्न भोजन का अब जो नाम दिया गया प्रधानमंत्री पोषण योजना, ख्याल रखेंगे हम लोग एमडीएम बोल देते हैं मध्याह्न भोजन। मध्याह्न भोजन का नाम है अब प्रधानमंत्री पोषण योजना, ख्याल रखेंगे। अब देखिए सोमवार को बच्चों को चावल, मिश्रित दाल और हरी सब्जी दी जाती है। सोमवार को चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी, जबकि मंगलवार को जीरा चावल, जीरा चावल मतलब चावल को थोड़ा फ्राई कर देते हैं जीरा देकर, वो सोयाबीन आलू की सब्जी। बुधवार को खिचड़ी जिसमें हरी सब्जी युक्त होता है और चोखा, यानी खिचड़ी में हरी सब्जी मिक्स कर दिया जाता है और चोखा आलू का। गुरुवार को चावल, मिश्रित दाल, हरी सब्जी, जबकि शुक्रवार को पुलाव, छोला, सलाद, मौसमी फल। शुक्रवार को मौसमी फल और अमली को अंडा भी होता है, लेकिन अब मौसमी फल ही ज्यादातर जोड़ दिया जाता है। शनिवार को खिचड़ी, हरी सब्जी युक्त प्लस चोखा। इसको थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। और हाँ, इसे नहीं भूलेंगे कि मध्याह्न भोजन का अब क्या नाम है, प्रधानमंत्री पोषण योजना। हर विद्यालय में ऑफिस के आगे यह या ऑफिस में यह मेनू चार्ट लगा हुआ रहता है। सभी शिक्षक बंधु इसे नजर देते हैं, लेकिन सहायक शिक्षक कम ही इसे ध्यान दे पाते हैं। तो प्लीज एक बार इसे ध्यान देने का प्रयास करेंगे। और नाम है प्रधानमंत्री पोषण योजना। अब चलते हैं अगले अध्याय में। तो अब हम लोग आ गए हैं 10वां अध्याय। दसवां अध्याय तीन बुद्धिमान। 10वां अध्याय चतुर्थ वर्ग से। इसमें कुछ कैरेक्टर है, 3 कैरेक्टर हैं, गोपी, हरि और देव। तीनों नगदा गांव के निवासी थे। नगदहा गांव के निवासी थे और तीनों एक तरह से दोस्त थे। जयपुर नगर की ओर चले काम की तलाश में, कि भाई काम खोजना चाहिए। तो इस कहानी के मूल सारांश पे हम आ जाते हैं। कहानी यह है कि तीनों दोस्त चले काम की तलाश में जयपुर, राजस्थान की तरफ का ये कहानी है। तो जयपुर चलो जयपुर और काम तलाशते हैं। कुछ देर चलने के बाद इन्होंने देखा कि भाई तो कुछ तो परिवर्तन हो नहीं रहा है, हम लोग चले जा रहे हैं। हम गांव से, गोपी कहता है कि हम गांव से इतनी दूर आ गए लेकिन अभी तक कोई काम नहीं मिला यार। तो भाई चलते चलते तुरंत काम थोड़ा मिल जाता है। फिर भी ये लोग को था कि काम मिलना चाहिए। तो देव कहा घबराओ मत, जयपुर जाएंगे राजा जी के पास और राजा काम देंगे हमें। बोला भाई राजा के दरबार पहुंचोगे तब ना, वहां पहुंचने देगा? नहीं पहुंचने देगा। देव कहा चलो चलते हैं, इनका ध्यान से देखेंगे, यात्रा में थकावट भी नहीं होगी। और थोड़ा हाँ, हरि जो है वो एक चीज देखा, चल रहा था ना, एक चीज देखा कि कुछ जानवर चल के गया है। तो पांव का निशान वो देख रहा था, पांव का निशान। तो पांव के निशान से समझ में आ गया कि इधर से ये निशान जो गया है ऊंट गया है। चूंकि पैर का निशान इस तरह है कि चूंकि खूर का अगर निशान हो, पैर का यानी खूर का, तो राजस्थान में रेगिस्तान इलाके में तो ऊंट ही मिलेगा। तो ये लोग अंदाज लगा लिया कि हाँ ऊंट इधर से गया होगा। बोला भाई बहुत अच्छी बात है, हाँ ऊंट गया होगा। फिर एक कहता है, देव कहता है चलो इसको ध्यान से देखते चलते हैं, कुछ मनोरंजन भी हो जाएगा, थकावट भी दूर हो जाएगा और रास्ता भी कट जाएगा। बहुत अच्छी बात। गोपी बोला पैरों के निशान देखकर इस ऊंट की एक विशेषता है। गोपी बोला कि इस ऊंट की एक विशेषता बता सकता हूं। हरि बोला मैं भी इसके विषय में कुछ कह सकता हूं। तो देव हंसते हुए बोला तुम दोनों से कुछ कम मैं नहीं हूं। सबने कहा कि हम सबों ने एक एक विशेषता तो हम बताएंगे इसके बारे में। तो पीपल के नीचे बैठ गया, ऊंट के विषय में बात करने लगा। वहीं पे एक व्यापारी आया, आदमी आ रहा था जो मूल्यवान वस्तु वो उसका खो गया था। तो वो पूछा कि मेरा कुछ खो गया है। गोपी देखा कि धनी व्यक्ति है, ये रेशम का वस्त्र जो है उसका वो कपड़ा उपड़ा पहना हुआ है, व्यापारी टाइप का लग रहा था। व्यापारी हाफते हुए आया, नमस्कार किया और बोला भाई मेरा ऊंट खो गया है, क्या आप लोगों ने देखा है? और ये लोग बोला नहीं देखे हैं।
लेकिन आदत से मजबूर तीनों भाई में। एक कहता है क्या, ऊंट जो है ना, तुम्हारा ऊंट लगता है लंगड़ा था, तीन पैर सही था, एक पैर गड़बड़ था। बोला है, तुम कहता ऊंट देखा नहीं है और तुम कहता लंगड़ा है ना। मने मन सोचा व्यापारी ये ऊंट को घाल में यही किया लगता है। दूसरा बोला, अच्छा ये बताओ तुम्हारा ऊंट काना था क्या? बोला हाँ। तुम ही लोग लिया होगा। तो बोला, अरे भैया हम ऊंट देखे नहीं है। बोला जब देखा नहीं है तो कैसे बता रहा है, सही बता रहा है तू। तो तीसरा भी बैठे बैठे कहा, ओ भाई तुम्हारा ऊंट का पुछड़ी बहुत छोटा था। क्या? पुछड़ी बहुत छोटा था। बोला हाँ, मेरा ही ऊंट तुम ही तीनों ने गोल किया। बोला अरे भैया हम ऊंट देखे नहीं है। बोला देखा नहीं है तो बता कैसे रहा है ना, हम नहीं मानेंगे, चल जयपुर राजा दरबार में। तीनों को पकड़ के लेके चला गया राज दरबार। राज दरबार में वहां जाने के बाद राजा के पास पेश किया गया, कहानी बताया गया। राजा बड़ा आश्चर्य लगा, यार कहता है देखा नहीं है और सब कुछ ऊंट के बारे में बता भी रहा है, व्यापारी कह रहा है सही है बता रहा है, ये क्या बात हुआ। राजा एक को पूछा, अच्छा ये बताओ नहीं देखा लेकिन तुम कैसे जानते हो कि एक पैर से लंगड़ा था? बोला देखिए राजा साहब, रेगिस्तान में तो ऊंट ही मिलता है, और जब पाँव का निशान हम कुछ देर देखे हैं तो तीन पाँव जो है वो ज्यादा गड्ढा था, एक पाँव देख रहे थे ज्यादा चिंता, वो हल्का सा खाली निशान बनाया हुआ था। इसका मतलब तीन पाँव जोर से दबता था और चौथा पाँव हल्का हल्का खाली जमीन को छूता था, मतलब लंगड़ा था तब ना। बोला हाँ ये तो दम है बात में। बोला दूसरा, तुम जी तुम कैसे बोलता है एक बाएं आंख से काना था? बोला देखिए ऊंट जो चल रहा था तो एक ही तरफ का, एक ही साइड का घास फूस खाते जा रहा था, और एक तरफ देखे कि कुछ ने खाया है, ये दूसरे तरफ खाया जा रहा है। मतलब एक ही तरफ उसको दिखता था, जिस तरफ दिखता था उस तरफ वो खाता था, जिस तरफ काना था आंख गड़बड़ था तो उस तरफ नहीं दिखता था, तो उस तरफ नहीं खाता था, इसलिए ऊंट एक आंख से अंधा था। बोला वाह ये भी तो बात हुई। हाँ। तीसरा बोला, अच्छा तू बता कहीं कैसे बोला कि पूंछ छोटा था? बोला देखिए हम भी पाँव का निशान देख रहे थे तो एक दो जगह कहीं कहीं खून का निशान लगा था, इसका मतलब तीसरे पैर में जो विकलांग जो पैर मतलब डैमेज था उसमें घाव था, और घाव था और खून, खून को मक्खी वगैरह सब उसको जिंदा रख लेता जो खून बह रहा था, और पूंछ लंबा होता तो ऐसे ऐसे हका लेता तो घाव ताजा नहीं रहता, मक्खी मच्छर नहीं बैठता, और वो घाव ताजा नहीं रहता, खून नहीं बहता। पूंछ छोटा था इसलिए वहां तक नहीं पहुंच पा रहा था, इसीलिए पूंछ छोटा था। बोला वाह बात तो सही है, तीनों की विशेषज्ञता की दाद देनी होगी। और राजा बहुत खुश हुआ इन तीनों के बारे में जानकर। तब राजा ने कहा देखो ये लोग चुराया नहीं है व्यापारी, ये लोग अपनी बुद्धिमत्ता से यह बात अपने पास रखा। मैं तुम तीनों को अपने दरबार में मंत्री पद नियुक्त करता हूं, और तीनों को मंत्री पद मिल गया। वाह भाई, तीनों भाई काम पे चला था, काम ढूंढने, और दिमाग से काम मिल गया। तो कहते हैं ना शरीर से आप 400 रुपया 500 रुपया ही कमा सकते हो, ज्यादा से ज्यादा 1000 रुपया रोज कमा सकते हो, लेकिन अगर दिमाग लगा दिया जाए, दिमाग की कमाई तो अनलिमिटेड, आप बैठे बैठे हाथ पैर नहीं मैला होगा और आप अच्छा से कमा सकते थे। तो ये था मेरा 10वां अध्याय, तीन बुद्धिमान। तो इसका चले प्रश्न की ओर, प्रश्न भी देख लें। प्रश्न में ज्यादा कुछ है नहीं इसमें। अब इसमें चूंकि सही शब्द कहा जाता है, सही शब्द बनाना है। ठीक है, आगे अगर चले तो विशेषण नीचे लिखेगा, विशेषण शब्द को सही स्थान पर लिखे, इसमें भी ज्यादा कुछ को खास नहीं है। क्योंकि देखिए दम तो है प्रश्न में, लेकिन सक्षमता के दृष्टिकोण से हम ढूंढ रहे हैं कहां पे क्या मिलेगा, ये देखना होगा। और बहुवचन बनाना आसान है नहीं, अब नहीं है। चलो 11वें अध्याय में
ये टेसू राजा रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखे हैं। टेसू राजा एक बच्चा है जो अड़ गया है, दही बड़ा मांगना चाहता है, दही बड़ा खाएंगे करेंगे। तो दही बड़ा मम्मी बता रही है कि खाना पड़ेगा, तो क्या क्या करना पड़ेगा देखो। तो एक तरीका था दही बड़ा कैसे बनता है इसमें देखें, और इसमें कौन सा दाल का उपयोग होता है वह भी ध्यान देंगे, और किन्होंने लिखा है, ज्यादा कुछ नहीं है, फिर भी चले इसको ध्यान में रखें। टेसू राजा अध्याय में हम है 11वां अध्याय। चले टेसू राजा। टेसू राजा अरे खरे मांग रहे हैं दही बड़े, बड़े कहाँ से लाऊं मैं, पहले खेत खुदाऊं मैं, उसमें उड़द उगाऊं मैं, फसल काट घर लाऊं मैं। उड़द का दाल दही बड़े में छान फटक रखवाऊं मैं, फिर पिट्ठी पिसवाऊं मैं, टिकट गोल बनाऊं, सॉरी टिकिए गोल बनाऊं मैं, बेलन से बेलवाऊं मैं, चूल्हा फूक जलाऊं मैं, तलवा कर छिकवाऊं मैं, फिर पानी में डाल उन्हें, मैलूं खूब उबाल उन्हें, फूल जाए वह सब के सब, उन्हें दही में डालूं तब, मिर्ची नमक छिड़काऊं मैं, चांदी वर्क लगाऊं मैं। चांदी आजकल मिठाई में चांदी लगाया जाता है, तो वो चांदी वर्क लगाऊं मैं, चम्मच एक मंगाऊं मैं, खाने का कहानी अब शुरू होगा इसलिए चम्मच एक मंगाऊं मैं, तब वह उन्हें खिलाऊं मैं। टेसू राजा अड़े खड़े मांग रहे हैं दही बड़े। रामधारी सिंह दिनकर जी लिख गए, दही बड़ा बनाने के लिए सिखा गए टेसू राजा में उड़द का दाल। दही बड़ा में उड़द का दाल इस्तेमाल होता है, दही इस्तेमाल होता है, और उसको बनाने का यह तरीका है। तो ये था टेसू राजा। और टेसू राजा में अब ज्यादा कुछ नहीं, प्रश्न आंसर कुछ नहीं है, बस उसमें से दो ही चीज याद करने की बात है कि टेसू राजा में उड़द का दाल दही बड़ा बनाने की मांग हुई थी, और उड़द का दाल और रामधारी सिंह दिनकर इन्हें लिखे थे। आ जाए 12वें में, ऐसे थे बापू, पाठ संख्या 12। तो हम लोग आ गए पाठ संख्या 12 में, ऐसे थे बापू। देखिए पिछले कक्षा तृतीय में भी बापू की कहानी थी, और यहां भी बापू की कहानी है, और आगे भी बापू की कहानी है। फाइनल 1 से 8 जब पहुंच जाएंगे तब वहां बापू के बारे में यानी गांधी जी के बारे में पूरा एक विस्तारित रूप से वीडियो इस पर स्पेशल बनाएंगे। फिलहाल जो है पाठ पर ही हम रहेंगे। ऐसे थे बापू, तो दो इसमें खंड है, दो कहानी को समाहित किया है। इसमें यह दिखाया गया कि मुंबई में कांग्रेस की महासभा हो रही थी। गांधी जी तुरंत दक्षिण अफ्रीका से लौटे थे। वहां पर काका साहब कालेलकर ये भी वहां थे। वहां पे देखे क्या कि गांधी जी अपने कमरे में कुछ ढूंढ रहे थे। उनको लगा कि आप सर क्या ढूंढ रहे हैं, बहुत परेशान नजर आ रहे हैं, क्या ढूंढ रहे हैं बापू, हमको भी बताइए ना, हम भी ढूंढ देंगे। लेकिन देखिए बहुत परेशान थे, ढूंढ रहे थे। अंत बोला कि बापू बताइए तो क्या ढूंढ रहे हैं। बोला पेंसिल एक है जो मेरा खो गया है, मिल नहीं रहा है। कालेलकर साहब को ऐसा लगा कि पेंसिल, और इतना परेशानी, बहुत ज्यादा समय लगा रहे हैं, इससे अच्छा अपना पेंसिल देने लगे कि ये लीजिए पेंसिल। बोला नहीं, उसी पेंसिल को ढूंढने में हो गए। कालेलकर साहब को समझ में नहीं आ रही थी कि बात क्या है। ये पेंसिल ढूंढे जा रहे हैं। काफी मेहनत के बाद वह पेंसिल मिला, और पेंसिल मिलते ही बच्चे की तरफ खुश हो गए, जबकि पेंसिल पता है मात्र थोड़ा सा टुकड़ा बचा हुआ था, और छोटा सा टुकड़ा को देखकर बहुत खुश हो गए। पता है कालेलकर साहब इस बात को पूछे क्या बात है। बापू ने जो जवाब दिया कि वह मद्रास में नटेशन के छोटे से लड़के ने गिफ्ट दिया था हमको, और ये पेंसिल नहीं, छोटा सा पेंसिल नहीं, एक छोटा बच्चा प्रेम भाव से हमें गिफ्ट दिया था, और किसी का दिया हुआ गिफ्ट खो जाएगा हमसे, ये असंभव गप है। सबों के लिए छोटा सा लग रहा है, लेकिन मेरे लिए यह सबसे बड़ी चीज है, इसीलिए हमने इसे खोजा, ढूंढा। यह मेरे लिए एक मायने है यह चीज। तो यह एक संदेश देती है कि छोटा बच्चा भी अगर कुछ दे गिफ्ट के रूप में, तो आप खुद को सम्मानित समझें और उसे सहेज कर रखें। इस्तेमाल करें लेकिन सहेज कर रखें, क्योंकि उसमें देने वाले का प्यार छुपा हुआ है। हमें उसे संभालना आना चाहिए। यही गांधी जी का इस पाठ में संदेश है। आगे चलें पाठ दूसरा में। एक अलग घटना है। दूसरा है कि बापूजी से मिलने के लिए
छोटे छोटे बच्चे आया करते थे। एक दिन बच्चों ने एक सवाल किया, क्योंकि बापू जी का रहन सहन जो था थोड़ा हटके था। कपड़ा एक धोती में वो पहनते थे और उसी को शेष पार्ट को लपेट के रहते थे। इसके पीछे रीजन ये था कि उनका एक सोच था कि इतने करोड़ हमारे पूरे देशवासी भारतवासी में बहुत ऐसे सदस्य हैं जो पहनने के लिए कपड़ा नहीं मिलता है, नंगे रहते हैं। जब तक सभी को ना मिल जाए तब तक हम पूर्ण रूप से कपड़ा धारण नहीं करेंगे, एक ही धोती में जीवन यापन करेंगे। यही सवाल बच्चों के द्वारा किया गया था। तो बच्चा को बोला कि नहीं, कपड़ा बहुत सारा लगेगा, फिर सीना पड़ेगा। तो बच्चा बोला कि मेरी मम्मी सी देगी। तो गांधी जी बोले कितना सी देगी तुम्हारी मम्मी? बोला कि आपको कितना जरूरत है? ढेर सारा मेरी मम्मी सी देगी। तो बच्चे को समझाए, देखो बाबू बहुत अच्छा है, अच्छा लगा, लेकिन बात जानते हो इतने करोड़ व्यक्तियों को नंगा है रहना पड़ता है, निर्वस्त्र, मतलब एक मामूली कपड़े में रहना पड़ता है। उन सबों को सी पाएंगे क्या? नहीं ना। जब तक सबों को ऐसा संभव ना कर देंगे तब तक हम कपड़ा नहीं पहनेंगे। बच्चा छोटा था लेकिन समझ गया कि बात क्या है, और बापू के प्रति उन बच्चों के दिल में और भी सम्मान बढ़ गया, बापू की सोच और बापू के बारे में। तो यही है। दूसरा ये, अब चला इसमें प्रश्न देख लें। ये कहा गया था, गांधी जी बोले थे कि कपड़ा के लिए मेरे पास पैसा नहीं है बेटा, फिर सिलाई कौन करेगा, कितने कुर्ते देंगे तुम्हारी माँ, ये वगैरह वगैरह। बच्चों को पहले समझाए, नहीं माने तो सच बताना पड़ा। यही है, इसमें ज्यादा 40 करोड़ भाई बहन, उस समय जनसंख्या कम थी, अब तो 140 करोड़ के आसपास छू गया है हम लोग। हाँ, जनसंख्या के मामले में हम लोग चीन को पछाड़ चुके हैं। विश्व में 1 नंबर पर हम लोग हैं जनसंख्या की आबादी के दृष्टिकोण से। विश्व का पहला स्थान इंडिया का हो चुका है, दूसरा स्थान चीन का है। तो लेकिन जिस समय ये कहानी हुई थी बापू के समय, तो 40 करोड़ ही थे आबादी। चले आगे। नहीं है ज्यादा कुछ। चला 13वां में, पाठ संख्या 13 में, पाठ संख्या 13 में चला चाचा का पत्र। देखिए चाचा जी, चाचा नेहरू कहते हैं, और नेहरू जी अपने जन्मदिन के अवसर पर ये 3 मूर्ति भवन से नई दिल्ली में है, वहीं से लिखे थे देश के नाम, देश के बच्चों के नाम एक पत्र लिखे थे। वही पत्र का जिक्र है, 14/11/1960 को लिखा गया था त्रिमूर्ति भवन से। त्रिमूर्ति भवन दिल्ली में है। ये बच्चों को संबोधित करता है कि मुझे तुम्हारा साथ रहना, तुम्हारे साथ हंसना बोलना खेलना बहुत पसंद है। तुम्हें देखता हूँ तो आपको देखता हूँ तो अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ और बचपन के दिन याद आ जाते हैं। मैं तुम्हारे साथ खेलना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि तुम्हारी दुनिया में घूमने जाओ, मैं तुम्हें बर्फ से ढकी हुई ऊंची सुंदर चोटियों के बारे में बताऊँ, सुंदर खिले फूलों लहराते हुए खेतों फूल और फलों से लदे हुए पेड़ों, चमकते हुए सितारे, इन सब के बारे में बताऊँ, आसपास प्रकृति की सुंदरता के बारे में चर्चा करूँ। बचपना आ रहा था कि सब कुछ वो सब कुछ करूँ आपके साथ, लेकिन वक्त नहीं है, उम्र है और जिम्मेदारियां हैं, देश की जिम्मेदारी है। तो इसी पे उन्होंने कहा कि मैं यूरोप गया, वहाँ भी मैं बड़ों की अपेक्षा छोटों से मिलता था, उनके साथ खेलना पसंद करता था। हाँ, वहाँ जापान गए थे तो वहाँ कुछ बच्चे कहते कि हाथी कैसा होता है, चूंकि वहाँ पे था नहीं, तो मैंने तुरंत भारतीय बच्चों की तरफ से उन्हें हाथी गिफ्ट कर दिया। वह जब टोक्यो पहुंचा तो उसने देखा कि हजारों बच्चे पहुंचे और कई बच्चों ने पहले कभी हाथी नहीं देखा था, वह प्राणी उनकी नजर में भारत का प्रतीक था, जो सबों को अच्छा लगा था। तो ये पत्र 19/11/1960 को 19/11/1960 को चाचा का पत्र त्रिमूर्ति भवन से नई दिल्ली में 14/11/1960 को लिखा गया था, देश के बच्चों के नाम। इसमें मूलतः यह था कि बच्चों के साथ हमें भी बच्चे की तरह खेलना अच्छा लगता है, लेकिन उम्र और जिम्मेदारी है, और आपके साथ जब मैं रहता हूँ तो बचपना याद आ जाता है, अपना बुढ़ापा भूल जाता हूँ। इन्होंने जापान का जिक्र किया, वहाँ हाथी के जिक्र बच्चे किए थे, तो उनको गिफ्ट टोक्यो में किया गया था। बस यही है। और जापानी बच्चे क्या मांगे, तो हाथी मांगे थे। जापानी शब्द जापान से बना है, जापानी शब्द विशेषण है, तो जापानी शब्द जापान से बना है। तो नेपाल जो बना है नेपाली,
कश्मीरी, बंगाल बंगाली, मणिपुर मणिपुरी जो बोला जाता है भाषा, पंजाब वाले जो बोलते हैं उसे पंजाबी बोलते हैं, चीन वाले चीनी या चाइनीज, चाइनीज भाषा, चीनी या चाइनीज भाषा, यही है, ज्यादा कुछ नहीं है। नीचे देखिए विराम शब्द लगा है। सवाल है नेहरू जी का जन्म किस तारीख को हुआ था? तो नेहरू जी का जन्म 14 नवंबर को हुआ था 1889 में। 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद जो यूपी में है। और उनके जन्म को किस नाम से जाना जाता है? बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। और बाल दिवस क्यों मनाया जाता है? क्योंकि इससे पहले हम ये लेटर पढ़ चुके हैं कि बच्चों के प्रति उनका लगाव था, इसलिए बच्चे उनको चाचा नेहरू कहते थे। तो इसीलिए उनको डेडिकेट कर दिया गया कि नेहरू जी के जन्म दिवस को बाल दिवस के रूप में मनाते हैं। तो 14 नवंबर बाल दिवस हम लोग मनाते हैं। तो 14 नवंबर 1889 इलाहाबाद यूपी में इनका जन्म हुआ था। आगे चलते हैं। आगे 14वां चैप्टर बीजुका। बीजुका में आने से पहले हम देखें बीजुका। बीजुका मतलब कठपुतली। खेत में जब पक्षी को डराना होता है तो कठपुतली लगा देते हैं, कपाड़ में लगा देते हैं, खेत में गाड़ देते हैं। लगता है कोई आदमी खड़ा है, डर के मारे पक्षी नहीं आता है, उसको बीजुका बोला जाता है। हम लोग कठपुतली उसको बोलते हैं कि मूर्ति लगा देते हैं। तो ये कहता है बीजुका, हरे भरे खेतों में देखो कैसे तनकर खड़ा बीजुका, सिर पर कालिक वाली हांडी है चूने का टीका, कुर्ता ढीला फटा चीथरा तनिक ना इसे सलीका, हाथ पांव लकड़ी के इसके पर मन का है कड़ा बीजुका, देख बिजुकती नील गाय भैंसा और सांड भड़कते, पास न फटके कोई पक्षी सूरत देख हड़कते। यानी नील गाय भैंसा कोई नहीं इसके आसपास आता है। पांव जमाकर धरती में अपनी जूठी पर अड़ा बीजुका, कड़ी धूप हो सर्दी हो अथवा नफकों की बौछारे, होता तनिक न विचलित सहकर मौसम की मारे, बीजुका खड़ा है ऐसे ऐसे जैसे भी खड़ा हो। तो यही है बीजुका की कहानी। आइए इसमें देखते हैं कि प्रश्न क्या है। देखिए कविता पाठ में थोड़ा सा एंजॉय पढ़ना है और इसमें ज़्यादा कुछ नहीं। जब प्रश्न बनेगा तो इसमें बीच का कोई शब्द हटा देगा और वो ऑप्शन में दे देगा, तो ढूंढना पड़ेगा। तो ये शब्दार्थ में हम चले। शब्दार्थ शब्दार्थ में सलीका, तमीज ढंग, तमीज ढंग, सूरत चेहरा, विचलित अस्थिर, उपेक्षित जिस पर ध्यान न दिया जाए, हमजोली मतलब साथी। बदसूरत, बदसूरत इसमें देखें बीजुका कैसा होता है, उसे वैसा क्यों बनाया जाता है? कठपुतली होता है और इस तरह बनाया जाता है कि जानवर पक्षी भी देख के डर जाए, उसके आसपास ना आए। बीजुका किस काम में आता है? खेत में एक तरह से कहे रखवाली करता है खेत फसलों का। बीजुका किसान का दोस्त है या दुश्मन? ओ भाई, किसान का यह दोस्त है, पक्का दोस्त। बीजुका की तुलना किससे की गई? आप बीजुका की तुलना किससे करेंगे? तो एक कठपुतली का। चले, मुंह पर ताला डालने का क्या मतलब होता है? मतलब कि कुछ नहीं बोलना। आप कब मुंह पर ताला डाल देते हैं? जब लगता है कि हमारे बोलने से कुछ गड़बड़ियां आ जाएगी तो हम मुंह पे ताला लगा लेते हैं। ताला और कहाँ कहाँ लगाया जाता है? तो ये तो शब्दों का ताला होता है कि लगा लिए। ताला तो वैसे घर में लगाया जाता है, किवाड़ में, गेट पर। आपके घर में ताला का प्रयोग क्या क्या होता है? दरवाजे पे, गेट पर। आपकी भाषा में बीजुका को क्या कहते हैं? हम लोग बोलते हैं कठपुतली, यही ना, कठपुतली, मुखड़ा भी। हाँ,
कठपुतली बोलते हैं, मुखड़ा भी बोलते हैं, मुखड़ा। चले आगे। अब इसमें हाँ, हम लोग अंत कर लिए 14वां चैप्टर तक। वीडियो थोड़ा लंबा हो गया, और जब वीडियो लंबा है ज़्यादा को समाहित करने के लिए तो हम थोड़ा सा वीडियो को स्पीड कर देते हैं। वीडियो जो बनाते हैं तो 30 या 35 मिनट के बीच में रहने के लिए वीडियो को स्पीड के कर दिया करते हैं। तो शुरुआत में देखते हैं बड़ा अच्छा सामान्य बातें बोलते हैं, लेकिन आगे थोड़ा सा तेजी से फटाफट होता है। तो वो मेरी इच्छा होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा बात कम समय में आप तक पहुँचाएँ, MB भी आपका भी कम हो और मेरा भी MB हो। देहात एरिया में है, MB की परेशानी होती है, वाईफाई कनेक्शन किए हुए, लेकिन बीच बीच में गड़बड़ी हो जाता था। अभी उस गड़बड़ी का झेल रहे हैं। और ये वीडियो यहीं तक। और एक चीज़ कहना चाह रहे हैं कि भाई YouTube चैनल पर बड़ी समस्याएं भी आती है। हमें लगता है इस चैनल पर डर लगा रहता है, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम आ गई और अचानक बीच में डिस्टर्ब हो जाएगा तो फिर आप में और मेरे बीच का कनेक्शन ना टूट जाए। तो हमें लगता है इसका एक ऑप्शन ढूंढ लेना होगा। तो बगल से एक चैनल और हम साइट में लेके चलेंगे। अगर परीक्षा के मेन पिकअप के समय अगर ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो हम इस चैनल पर ध्यान नहीं देंगे, हम दूसरे माध्यम से भी त्वरित रूप से चले लेंगे, ताकि आपको भी पता रहे कि इस पर नहीं तो उस पर हम हैं, आपसे कनेक्शन जुड़ा रहे। बाकी चैनल इस पर एक पर ही लेकर चलने में थोड़ा सा परेशानियां होंगी, तो इसके लिए हम विचार कर रहे हैं, देखते हैं। अभी तक तो एक ही चैनल है, दूसरे चैनल पे थोड़ा थोड़ा उसको कनेक्शन आप तक जुड़ाने का हम प्रयास करेंगे। तो आगे वक्त के हिसाब से चलते रहेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, थैंक यू।